कुछ वक्त के बाद ईशान यश को लिए उसके कैफे आ जाता है। घर ना जाता देख यश अपने चेहरे पर प्यारा सा पाउट बना कहता, मैं बहुत थक गया हूँ, घर चलो ना ईशान। उसकी मासूमियत भरी थकी हुई आंखों में नींद और सुकून पाने की एक सीधी सी चाह झलक रही थी। तो ईशान कार से उतरते हुए शांत लेकिन थोड़ा सा ठंडे लहजे में कहता, आर्यन आ रहा है मुझसे मिलने, तुम्हें भी उससे मिलना है तो आ जाओ। ये सुनते ही यश के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो झट से सीधा होकर उत्साह से कहता, हाँ हाँ मिलना है। अब ईशान के खास दोस्त से मिलने का मौका कौन छोड़ सकता था, तो वह भी जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर उतरता और अंदर जाने लगता। दूसरी तरफ साहिल अमन के साथ उस बच्ची के घर पहुंच जाता है जो अमन के घर के ठीक सामने था। आज उस छोटी सी प्यारी बच्ची श्रेया का जन्मदिन था। घर में रंग बिरंगे गुब्बारे, हंसी की आवाजें और केक की खुशबू हवा में घुली हुई थी। वो बच्ची अपने छोटे हाथों से मोमबत्तियां बुझाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे से आता अमन दिखता है। उसे देखते ही वो नन्ही सी बच्ची खुशी से उछलते हुए भागती है और सीधे अमन की गोद में कूदकर उसे कसकर हक कर लेती है। वो पल बहुत प्यारा था। वही अमन भी नीचे झुककर उसे हक कर प्यार से जन्मदिन की बधाई देता और उसके गाल पर हल्के से किस करता है। वही पीछे खड़ा साहिल अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर कुछ जलता है। वो मन ही मन खुद से कहता, रिलैक्स साहिल, ये छोटी बच्ची है, इससे जलने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद को समझा रहा था, पर उसका दिल फिर भी बेचैन था। शायद उसे अच्छा नहीं लगा कि अमन किसी और को इतना ध्यान दे रहा है, चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो। इतना कहते हुए साहिल बच्ची के पास जाकर मुस्कुरा कर उसे गिफ्ट देता है और प्यार से विश करता है। वो बच्ची साहिल को हल्की सी नाराजी से, गुस्से वाली आंखों से देखती है, जैसे कोई अपने पसंदीदा खिलौने को किसी और के हाथ में नहीं देना चाहता। वो साहिल के हाथ से गिफ्ट लेती है, लेकिन फिर तुरंत वापस अमन को हक कर थैंक यू कहती है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर खींच ले जाती है। ये देखकर साहिल के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की जलन सी तैर जाती है। उसका मन सोच में पड़ जाता है, हर कोई अमन की तरफ क्यों खींच जाता है, शायद मुझमें ही कुछ कमी है। वो जबरदस्ती खुद को संभालता है और गहरी सांस लेकर मुस्कुरा देता है। वही दूसरी तरफ कैफे आज वक्त से पहले ही पूरा खाली था। चारों तरफ हल्की कॉफी की खुशबू और खामोशी थी। ये देख यश खुद में ही बड़बड़ाता है, मेरे आने से पहले तो ये कभी अपनी कैफे खाली नहीं करवाता और आज आर्यन के लिए किया। तभी अचानक से कैफे का दरवाजा खुलता है। एक लंबा स्टाइलिश आदमी अंदर आता है, चेहरे पर मास्क था। अंदर आते ही उसने मास्क हटाया और सामने से नजर आया आर्यन। उसकी शार्प आंखें और मुस्कुराता चेहरा किसी को भी एक पल में मोहित कर सकता था। जैसे ही ईशान को देखता है, वो बच्चे की तरह उछलकर उसकी गोद में कूद जाता है और उसके गाल पर जोश से किस करता हुआ कहता है, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। वो पल देख यश का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वही ईशान थोड़ा चिढ़कर उसे नीचे उतारता हुआ अपने गाल को पोंछते हुए कहता है, कितनी बार कहा है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो आर्यन शरारती मुस्कान के साथ कहता है, पर मुझे तो पसंद है। वो जानता था कि उसकी ये हरकत ईशान को तंग कर रही है, फिर भी वो मजे से करता रहा। उन दोनों को इस तरह पास देख यश का दिल कसक उठता है। उसकी आंखों में हल्की जलन थी, होठों पर बनावटी मुस्कान। वो बस वहीं खड़ा होकर उन दोनों को देखता रहा, जैसे किसी ने उसके सामने उसकी जगह छीन ली हो। तभी आर्यन की नजर यश पर पड़ती है। वो शैतानी मुस्कान के साथ यश के पास आता है और उसके गाल को हल्के से सेड्यूसिव अंदाज में छूते हुए कहता है, ये रसमलाई कौन है, बहुत क्यूट है। उसकी आवाज धीमी थी, पर इतनी आकर्षक कि यश का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। ईशान का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो झटके से आर्यन का हाथ हटाते हुए ठंडे स्वर में कहता है, ये मेरा है। उसकी आंखों में एक अधिकार झलक रहा था, जो बात उसके लहजे से कहीं ज्यादा कह गया। मेरा है। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से यश को पकड़कर उसे पास की चेयर पर बैठा देता है, खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है और धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहता है, तब तो मेरा भी आधा है। उसके चेहरे पर शरारत थी, पर निगाहों में कुछ और गहराई, जैसे वो जानबूझकर ईशान को जलाना चाहता हो। आर्यन को फ्लर्ट करता देख यश भी अब पीछे नहीं हटता। वो हल्के से हंसते हुए आर्यन का हाथ पकड़कर कहता, हमेशा तुम्हें फोन पर ही देखा था, पर सामने से तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम दिखते हो। उसकी आंखों में चमक थी, शायद थोड़ी मासूमियत, थोड़ी बदले की शरारत। उन दोनों को इस तरह आपस में फ्लर्ट करता देख ईशान का सब्र टूट जाता है। वो दोनों के कान खींचते हुए झुंझला कर कहता है,
तुम दोनों को मैं यहाँ एक दूसरे से फ्लर्ट करने के लिए नहीं बुलाया हूँ। ईशान की जलन देखकर दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। वो हंसी पूरे कैफे में गूंजती है, माहौल फिर से हल्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद ईशान सबके लिए कॉफी लेने किचन चला जाता है और वो दोनों बैठे आराम से बातें करने लगते हैं, हंसी मस्ती और हल्की चुहल के साथ। कुछ देर बाद ईशान तीनों के लिए कॉफी लेकर आता है और खुद भी उनके साथ बैठ जाता है। कप से उठती कॉफी की महक जैसे तीनों के बीच की चुप्पी को पिघला देती है। तभी ईशान आर्यन से पूछता है, अबीर कैसा है? अबीर का नाम सुनते ही आर्यन का चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो गुस्से से कहता है, पता नहीं किससे मिलने गया हुआ है, सुबह से मुझसे मिला तक नहीं है। उसकी आवाज में नाराजगी के साथ हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे वो नाराज कम, उदास ज्यादा था। ईशान ने महसूस किया कि आर्यन के अंदर इस वक्त कोई तूफान चल रहा है, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करता। कुछ देर की बातें और खामोश कॉफी के घूंटों के बाद आर्यन धीरे से उठता है और चला जाता है। वही ईशान भी थोड़ी देर बाद यश की तरफ देख हल्की मुस्कान देता है। चलो अब घर चलते हैं। और फिर दोनों साथ में कैफे से निकल जाते हैं। पीछे सिर्फ कॉफी की महक और कुछ अनकही भावनाएं रह जाती हैं। दूसरी तरफ साहिल और अमन भी वहीं पर खड़े उसे केक काटते हुए देख रहे थे। पूरे घर में बच्चों की हंसी, गुब्बारों की खुशबू और केक की मिठास फैली हुई थी। श्रेया अपने छोटे छोटे हाथों से पहले अपने फैमिली को केक खिलाती है, फिर प्यार से अमन को भी खिलाती है और पूरे समय साहिल की तरफ देखती तक नहीं। साहिल का चेहरा हल्का उतर जाता है। वो वहीं खड़ा मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर दिल में हल्की सी जलन उठती है। तभी उसकी मॉम श्रेया से कहती, साहिल को भी केक खिलाने। तो वो गुस्से में प्लेट में केक ले साहिल के हाथ में थमा देती है, बिना उसकी आंखों में देखे। साहिल के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, पर भीतर का दर्द झलक गया। वो खुद से ही धीमे स्वर में कहता, लिटिल डेविल, मुझे ही मेरे अमन से अलग करने में तुली है। उसके लहजे में खींच थी, लेकिन प्यार भी झलक रहा था, जैसे वो मान भी गया था कि उस नन्ही बच्ची के आगे उसकी कोई नहीं चलती। उन दोनों को ऐसे देख अमन अपने मन में ही कहता, ये दोनों ऐसे सौतन की तरह क्यों लड़ रहे हैं। वो हल्के से मुस्कुराता है, पर अंदर से थोड़ा असहज भी महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि अपने दोनों इतने खास लोगों के बीच कैसे बैलेंस बनाए। फिर श्रेया अमन को लिए अपने साथ साहिल से दूर ले जाती है। वो दोनों पास ही सोफे पर बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। अमन की मुस्कान और श्रेया की हंसी देखकर साहिल के सीने में एक अजीब सी खालीपन उतरने लगता है। वो चुपचाप अकेले सोफे पर बैठा उन्हें देखता रहता है। उसकी आंखों में जैसे कोई अधूरी तड़प झलक रही थी, जैसे किसी अपने को किसी और के साथ देखकर दर्द हो रहा हो। तभी साहिल खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश में श्रेया की मॉम से कहता है, श्रेया के दोस्त नहीं आए हैं क्या? तो उसकी मॉम हल्की उदासी के साथ कहती हैं, श्रेया के दिल में छेद है और वो जल्दी बाहर नहीं निकलती है, तो इधर कोई श्रेया के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहती हैं, वो बस अमन के साथ खेलना पसंद करती है और अमन के लिए काफी प्रोटेक्टिव भी है। उनके शब्दों ने जैसे साहिल के दिल में एक चुभन छोड़ी। वो कुछ पल चुप रहा और फिर उसके चेहरे पर हल्की समझ की मुस्कान आई। अब उसे समझ आया कि क्यों अमन के साथ उसे देख श्रेया को इतना गुस्सा आ रहा था। वो बच्ची अमन से सिर्फ प्यार नहीं करती थी, उसे खोने के डर में जीती थी। और शायद साहिल भी वही डर महसूस कर रहा था, अमन को किसी और से बांटने का डर। थोड़ी देर में दोनों सबको बाय कहते हुए निकल जाते हैं। बाहर आते ही हल्की ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराती है और अमन सुकून से गहरी सांस लेता है। वो सारा शोर अब पीछे छूट चुका था, तो अमन भी साहिल को उसके घर चले जाने को कहता है। पर साहिल उस वक्त उसके बेहद करीब खड़ा बच्चे की तरह झट से अमन से लिपट जाता है और प्यार से धीमे स्वर में कहता, बहुत रात हो गया है, तुम मुझे कैसे जाने को कह सकते हो। उसके शब्दों में मासूम जिद थी और आंखों में वो नरमी जो सिर्फ सच्चे लगाव में होती है। अमन हल्की हंसी दबाते हुए कहता, सिर्फ 9 ही तो बजे हैं। वो उसे धीरे से दूर करने लगता है, लेकिन साहिल उसे और कसकर जकड़ लेता है। उसकी पकड़ में एक तरह का अपनापन था। आज मैं तुम्हारे घर पर सोना चाहता हूँ। ये सुनते ही अमन के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी उतर आती है। वो हल्की से हकलाते हुए कहता है, नहीं, मेरे बाबा घर पर हैं, उन्हें घर पर शांति पसंद है, और अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो। अमन के चेहरे का डर देख साहिल के चेहरे पर एक क्रूर लेकिन हल्की मुस्कान उभरती है। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहता, डोंट वॉरी क्यूटी पाए, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा। उसके स्वर में नरमी भी थी,
और एक अजीब सी गहराई भी, जैसे वो अमन को डराना भी नहीं चाहता था और अपनी मौजूदगी जताना भी। इतना कहते हुए वो अमन का घर जाने लगता है। रात की ठंडी हवा उसके बालों से खेलती है और वो बिना कुछ कहे बस अमन को देख मुस्कुराता रहता है। दरवाजे को नॉक करता है, तभी सामने एक आदमी बाहर आता है। अमन के साथ साहिल को देख वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तो दोनों फिर अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर गर्माहट थी, सुकून था और एक भारी सा सन्नाटा भी। अमन कहता है, बाबा ये साहिल है और आज ये यहीं रुकेगा। साहिल ये नाम सुन उसके बाबा के आंखों में हल्का गुस्सा तैर जाता है, पर वो उसे छिपाते हुए बहुत सामान्य आवाज में मुस्कुरा कर कहते हैं, कोई बात नहीं, इसे अंदर अपने रूम में ले जाओ। उनका इतना नॉर्मल रिएक्शन देखकर साहिल को थोड़ा आश्चर्य होता है। वो हल्की से मुस्कुराकर कहता है, अमन तो बेकार ही डर रहा था कि आप क्या सोचेंगे। तो उसके बाबा अमन के कंधे पर हाथ रखकर बहुत नरमी से कहते हैं, बहुत प्यार करता है इसलिए सोचता है। कुछ देर तक सब बैठे बातें करते हैं। माहौल धीरे धीरे हल्का और सहज हो जाता है। फिर साहिल भी अमन के रूम की तरफ चला जाता है। कमरे में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी और अमन की मुस्कान उस कमरे को और भी गर्म बना देती थी। दूसरी तरफ ईशान और यश भी घर पहुंच चुके थे। रात की शांति उनके बीच फैली थी। अपना कपड़ा चेंज कर यश बेड पर लेट जाता है, जबकि ईशान बेड पर ही बैठा लैपटॉप को अपने पैर के ऊपर रखकर कुछ काम कर रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी ईशान के चेहरे को चमका रही थी। उसे ध्यान से काम करता देख यश उसकी तरफ देखता है, थोड़ा रूठा हुआ, थोड़ा प्यार भरा। वो धीरे से लैपटॉप को उसके पैर से हटाकर खुद अपने सिर को उसके गोद में रख लेता है और मासूमियत से कहता, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम थोड़ी देर मुझे प्यार करो ना। उसकी आवाज में एक प्यारी सी मिठास थी जो ईशान के दिल को छू गई। उसके हरकत को देख ईशान हल्की मुस्कान देता है और लैपटॉप को उसी के ऊपर रख देता है। फिर कहता है, मेल करना है किसी को और ये अभी ही करना जरूरी है बेबी बॉय, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसका लहजा भले सख्त था लेकिन उसमें प्यार छिपा था। ठीक है, इतना कहते हुए यश उसकी गोद से उठकर तकिए पर सिर रख लेट जाता है। अपना मुंह फेरकर जैसे नाराजगी जताता है, पर उसकी पलकों के नीचे नींद की परतें उतरने लगती हैं। कुछ देर में ईशान का काम खत्म हो जाता है। वो लैपटॉप बंद करता है और उसकी नज़र यश के सोते चेहरे पर टिक जाती है। यश के बाल चेहरे पर गिरे थे और उसके होंठों पर मासूम सी मुस्कान थी। ईशान मुस्कुराते हुए उसे खींचकर अपनी ओर कर लेता है। उसकी उंगलियां यश के गाल को छूती हैं। वो झुककर उसके होंठों को कुछ देर तक बहुत प्यार से चूमता है, धीरे, जैसे नींद में खोए सपने को महसूस कर रहा हो। फिर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, सॉरी बेबी बॉय, पर जो काम कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। उसके लहजे में सच्चा प्यार, माफी और देखभाल तीनों झलकते हैं। इतना कहकर वो यश को अपने और भी करीब कर लेता है। उसकी सांसें यश की गर्दन से टकराती हैं और दोनों की धड़कनें एक लय में ढल जाती हैं। और फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, जहां अब सुकून, अपनापन और अधूरी नींद दोनों साथ में थे। दूसरी तरफ साहिल अमन के रूम को गौर से देखने लगता। बेचारे का रूम भी बहुत छोटा सा था, सिर्फ एक छोटा सा बेड और एक छोटा सा कबर्ड रखने तक की ही जगह थी। दीवारों पर हल्की सी पुरानी पेंट की गंध थी और एक कोने में छोटा सा बल्ब मंद रोशनी में टिमटिमा रहा था। साहिल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो हर छोटी चीज को ध्यान से देख रहा हो, जैसे अमन की सादगी उसे किसी जादू की तरह बांध रही हो। वही अमन उसके लिए बेड पर ही एक मोटा सा गद्दा बिछा रहा था और खुद के लिए नीचे जमीन पर चादर बिछाने लगा। उसकी मासूमियत झलक रही थी, उसकी हर हरकत में एक झिझक, एक डर और साथ ही साहिल के लिए कुछ अनकहे भाव छिपे थे। लेकिन ये सब देख साहिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अचानक वह दरवाजे को धीरे से लॉक कर देता है। अमन घबराकर उसकी तरफ देखता है, साहिल तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? पर जवाब देने की बजाय साहिल उसका हाथ पकड़ता है और एक झटके से उसे बेड पर धकेल देता है। फिर खुद अपना शर्ट खोलकर उसके ऊपर झुक जाता है। अमन के होठों से सहमी सी आवाज निकलती है, क्या कर रहे हो? बाबा को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे। उसकी आंखों में डर झलक रहा था, पर साथ ही दिल की गहराई में कहीं कुछ धड़क रहा था। साहिल उसके बातों को सुनता है और बेहद धीमी पर ठहराव भरी आवाज में कहता है, कोई तुम्हें छूकर तो दिखाए अमन, मैं किसी को तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा। इतना कहते हुए वह उसके होठों के करीब झुकता है और धीरे धीरे अपने होठों से उसके होठों को भर लेता है,
जैसे वो उसे सिर्फ अपने सांसों में समा लेना चाहता हो। अमन की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वह हल्के से उसे दूर करता है। आवाज बाहर जाएगा तो बाबा सुन लेंगे साहिल। पर साहिल को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख देता है। एक हल्की सिहरन अमन के शरीर में दौड़ जाती है। कुछ वक्त के लिए तो अमन खुद को रोक नहीं पाता। वह साहिल की बाहों में खो जाता है, उसकी सांसों में खुद को महसूस करता है। पर अगले ही पल उसके दिमाग में अपने बाबा की शक्ल घूम जाती है। वह घबराकर उसे दूर धकेलता है और मुश्किल से खड़ा होता है। साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए सेडिक्टिव आवाज में कहता है, आज मैं पूरी तरह तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ अमन, मुझसे दूर मत जाओ। उसका लहजा अब गहराई से भरा था, जैसे वह सिर्फ मुंह नहीं हक जता रहा हो। अमन कुछ कह पाता इससे पहले ही साहिल उसका हाथ खींच लेता है। दोनों अचानक बेड पर गिरते हैं और बेचारा बेड चर्रा की आवाज के साथ टूट जाता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। बैग टूटने की आवाज सुन उसके बाबा दरवाजा ठकठकाने लगते हैं। क्या टूटने का आवाज है अमन? दोनों झट से उठते हैं। साहिल तुरंत अपना शर्ट पहनता है और जल्दी से दरवाजा खोलता है। बाबा अंदर आते हैं, टूटा हुआ बेड देखकर ताज्जुब में पूछते हैं, तुम दोनों ऐसा क्या कर रहे थे कि बेड ही टूट गया? अमन का चेहरा बिल्कुल उतर गया था, होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कह नहीं पाया तो साहिल जल्दी से बोलता है, वो अंकल, हम किसी बात को लेकर थोड़ा झगड़ रहे थे तो ये। वह वहीं रुक जाता है, चेहरा थोड़ा बनावटी मासूम बनाकर खामोश हो जाता है। बाबा गहरी सांस लेते हैं और गुस्से से अमन की तरफ देखकर कहते हैं, कोई बात नहीं साहिल बेटा, तुम हॉल के सोफे पर सो जाओ और अमन तू यहीं नीचे बिछाकर सो जाएगा। अमन सिर झुका लेता है, शर्म और डर से कांपते हुए। साहिल धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं मैनेज कर लूंगा। बाबा जाते हैं और वह दरवाजा बंद कर देता है। फिर पीछे मुड़कर अमन को घूरते हुए कहता है, तो अब बताओ अमन, वहीं से कंटिन्यू करें जहां रुके थे। उसके होठों पर हल्की क्रूर मुस्कान थी। अमन गुस्से से उसकी तरफ देखता है, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? फिर वो गुस्से में उसके पैर पर जोर की लात मार देता है। साहिल आह बोलकर पीछे हटता है। अमन तुरंत नीचे गद्दा बिछाता है और कहता है, अब सो जाओ, बस बहुत हो गया। उसकी आवाज में डर भी था और थकान भी। साहिल उसे देख मुस्कुराता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो नीचे बैठता है और फिर धीरे से अमन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अमन कुछ कह नहीं पाता और अनजाने में उसके सीने पर आ गिरता है। साहिल उसके माथे को हल्के से चूमता है और कहता है, अब बस चुपचाप सो जाओ, मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ। अमन की आंखों में उलझन थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि साहिल आखिर चाहता क्या है, प्यार, खेल या जुनून। उसका दिल धड़क रहा था, पर साथ ही उसके जहन में सवाल घूम रहा था, क्या ये सच में मुझे चाहता है या बस मुझे तकलीफ देना चाहता है? वह सोच ही रहा था कि साहिल धीरे से अपना हाथ उसकी आंखों पर रख देता है और ठंडी आवाज में कहता है, सो जाओ, वरना मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। और उस रात कमरे की हल्की रोशनी में दोनों खामोश पड़े रहे। बाहर हवा की सरसराहट और अंदर दो दिलों की उलझी धड़कनें। ऐसे ही वो रात बीत गई। सुबह का वक्त, नर्म किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। ईशान का नींद खुल चुका था और उसने देखा यश उसके पास कितनी शांति से सो रहा है, जैसे उसकी सारी थकान उसी की बाहों में सिमट गई हो। वह मुस्कुराया, झुककर उसके गाल पर एक हल्का सा किस दिया और फिर धीरे से बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर में यश की नींद भी खुलती है। वह करवट लेकर देखता है कि ईशान बगल में नहीं है और उसका चेहरा एकदम से घबराहट में भर जाता है। ईशान, वह हल्की आवाज में पुकारता है। बाथरूम से आवाज आती है, यही हूँ बेबी बॉय। वह मुस्कुरा देता है, उसकी धड़कनें शांत हो जाती हैं। कुछ देर में ईशान बाहर निकलता है, तौलिया से बाल पोंछते हुए, हमेशा की तरह परफेक्ट। वह यश को कहता है, चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे बाहर जाना है थोड़ा। यश सिर हिलाकर टॉवल लेता है और बाथरूम चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो अलमारी खोलकर अपने लिए एक शर्ट निकालने लगता है। तभी अचानक ठक की आवाज आती है, एक फोटो फ्रेम गिर जाता है। उसमें एक औरत और आदमी की तस्वीर थी। गिरते ही उसका ग्लास टूट जाता है और यश घबरा जाता है। वह तुरंत झुककर टूटी कांच के टुकड़े उठाने लगता है। उसी वक्त उसका हाथ कट जाता है, उंगली से खून टपकता है। वह दर्द से आह बोलता है और उंगली पकड़ लेता है। तभी ईशान कमरे में आता है।
टूटी फ्रेम को देख उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। क्या कर रहे हो तुम? यश हकला कर कहता है, वो गलती से गिर गया, मैं बस। ईशान उसकी बात काट देता है, फ्रेम उठाते हुए कहता है, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी, जैसे प्यार के बीच अचानक बर्फ की दीवार खड़ी हो गई हो। यश चुप खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कुछ कह भी नहीं पाता, बस अपनी उंगली से बहते खून को कसकर दबा लेता है। ईशान गुस्से में कमरे से निकल जाता है। यश उसे जाते हुए देखता रह जाता है, आंखों से आंसू गिरते हैं पर आवाज नहीं निकलती। वह अपनी उंगली पर खून को पोंछता है और धीरे से एक शर्ट पहन लेता है। दिल भारी था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाए हो। वह बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे ईशान के घर से निकल जाता है और पीछे बस वही टूटा हुआ फ्रेम और टूटी हुई खामोशी रह जाती है। उसके जाते ही ईशान अपने रूम में आता और यश को न देख वो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसका दिल जैसे एक पल को थम सा जाता है। कमरे में नजर दौड़ाता है पर कहीं यश नहीं। खामोश दीवारों के बीच वो खुद को बेचैन महसूस करता है, मानो उसकी सांसें किसी अजीब डर में बंध गई हों। फिर तभी उसका नजर फ्लो पर पड़े खून पर चला जाता, वो खून जो अब सूखने लगा था पर फिर भी अपनी कहानी खुद बयां कर रहा था। ये देख वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दिल में एक डर सा उठता है, यश कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो घबराकर जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है। उसकी चाल तेज होती जा रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसे ढूंढते हुए वो मेहिका के पास आता और सवाल करता, यश कहाँ गया? तो मेहिका भी मुस्कुरा कर कहती, यश भैया तो चले गए। फिर थोड़ा सोचते हुए कहती, आपको बताकर नहीं गए क्या? उसका लहजा हल्का था पर ईशान के दिल में जैसे किसी ने ठंडी हवा छोड़ दी। वो पल भर के लिए कुछ नहीं कह पाया, फिर झट से खुद को संभालते हुए बोला, तुम ये सब छोड़ो और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ। अपने भाई का सख्त पर प्यार भरा लहजा सुन मेहिका भी मुस्कुराकर हाँ कह देती है और अपने रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। कमरे में जाते हुए वो हल्का सा सोचती है, भैया हमेशा ऐसे ही रहते हैं, पर जब परेशान होते हैं तो और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। तभी मेहिका के फोन में आयुष का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मेहिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाने आऊंगा, तो अच्छे से शाम को रेडी होकर आना। आयुष का मैसेज देख मेहिका का चेहरा पल भर में सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट दोनों झलकती है। वो इरिटेट हो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। उसके होंठों पर बस एक ही शब्द निकलता है, ड्रामा। जब से आहान और वो अलग हुए थे तब से ही आयुष मेहिका को ऐसे ही मैसेज कर कर के परेशान किया करता था। वो अंदर से थक चुकी थी इन सब से, पर अपने भाई को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ईशान को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा आयुष की जान ले लेगा। वो एक लम्हे के लिए आईने के सामने खड़ी खुद को देखती है, आंखों में हल्की उदासी पर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान, जैसे खुद को कह रही हो, सब ठीक है मेहिका, बस थोड़ा वक्त और। थोड़ी देर में मेहिका रेडी होकर बाहर आ जाती है। ईशान उसे देख हल्का मुस्कुरा देता है, जैसे उसकी बेचैनी को कुछ राहत मिली हो। वो उसे ले अपने साथ निकल जाता है। रास्ते भर दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं। ईशान कभी उसके बाल ठीक करता तो कभी प्यार से डांट देता, ज्यादा बात मत करो, हेलमेट पहनो। मेहिका हंस देती है, उसे पता था उसके भाई का गुस्सा प्यार की दूसरी शक्ल है। फिर ईशान उसे उसके स्कूल छोड़ खुद कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ साहिल और अमन का भी नींद खुल चुका था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में एक अजीब सी शांति थी। दोनों भी फ्रेश होकर रेडी हो ही रहे थे। साहिल अलमारी खोलते हुए बड़बड़ाया, क्या यार, पहनने के लिए कोई शर्ट ही नहीं बची। वो खुद पर हंस देता है, पर अमन का चेहरा देखकर रुक जाता है। अमन के फेस पर क्यूट सा पाउच था और वो मासूमियत से बोला, तुम्हें तो मेरा कोई शर्ट फिट ही नहीं हो रहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट कम और प्यार ज्यादा था। ये सुन साहिल पीछे से जाकर उसे हक करता है, उसकी गर्दन के पास चेहरा रखते हुए मुस्कुराता है। इत्तू से तो हो तुम, कैसे फिट होगा तुम्हारा कपड़ा, मुझे क्यूटी पाई। अमन उसकी बाहों में थोड़ा पल को ठहर जाता है, फिर हल्के से उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारा सारा शर्ट तो मुझे बहुत अच्छे से फिट हो जाता, पर मेरा तुम्हें कैसे नहीं हो रहा। फिर खुद ही सोचते हुए धीरे से मुस्कुराकर कहता है, मतलब तुम मेरे लिए ढेर सारे कपड़े खरीद कर रखे हो। उसका बात सुन साहिल की आंखों में चमक सी आ जाती है। वो उसके गर्दन पर होठ सटा प्यार से चूमते हुए कहता है, अब तुम्हारे साथ हर रात बिताना है तो तुम्हारी जरूरत का सामान तो रखना होगा ना।
उसकी आवाज में शरारत और प्यार दोनों का नशा था। वही अमन अपनी आंखों को रोल कर कहता है, मेरे हर कपड़े का साइज इतने अच्छे से कैसे जान लेते हो। साहिल मुस्कुराते हुए उसके कमर पर हाथ रख गोल घुमाते हुए सेडेक्टिव आवाज में बोला, ऐसे क्यूटी पाए, और उसके टी शर्ट के अंदर हाथ घुसा कहते हुए फुसफुसाया, मैं तो तुम्हारे अंडरवियर का साइज भी बता सकता हूँ। ये सुनते ही अमन के गाल लाल हो गए। वो झट से उसे अपनी कुहनी से पेट पर कसके मारते हुए चिढ़े आवाज में बोला, बेशरम इंसान, और रूम से बाहर चला जाता है। साहिल हंसते हुए अपना पेट पकड़ता है, आह, ये छोटू तो एक दिन जान ले लेगा मेरी। थोड़ी देर बाद साहिल भी खुद को रेडी कर बाहर आ जाता है। बाहर उसके बाबा पहले से ही खड़े थे। वो उन्हें देखकर प्यार से बोला, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मेरे कुछ आदमी अभी यहाँ आएंगे और अमन के रूम के बैग ठीक कर देंगे। वही उसके बाबा मना करने ही वाले थे कि तभी सामने से साहिल का बुलाया हुआ आदमी पहुंच जाता है। फिर साहिल उन्हें कहता है, बैग को बना दो और इसे घर तक पहुंचा देना। वो लोग भी हाँ कहते हुए उसके बैग को अपने साथ ले जाते हैं। अमन ये सब दूर से देख रहा था। उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। साहिल की केयर, उसका ध्यान, सब कुछ उसे अनकहा एहसास दे रहा था। वो मुस्कुरा देता है और बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ एक नजर डालता है। साहिल भी हल्की सी मुस्कान दे नजरें झुका लेता है, जैसे कह रहा हो मैं हूं ना। फिर दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ईशान कॉलेज पहुंच चुका था। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसके मन में बस एक बेचैनी थी, यश कहाँ है। वह आते ही सबसे पहले यश के क्लास की तरफ गया। उम्मीद थी कि शायद वो वहीं मिलेगा, पर वहां जाकर जब उसे पता चला कि यश अभी तक कॉलेज नहीं आया है, तो जैसे उसके सीने में एक डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उसका चेहरा चिंता से उतर गया था, आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह क्लास से बाहर निकला, जेब से अपना फोन निकाल यश को कॉल करने लगा, पर वो फोन उठा ही नहीं रहा था। हर बार रिंग बजती और उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती। यश उठा भी लो फोन प्लीज, वह खुद से बड़बड़ा उठा। पर जब कई बार कॉल करने के बाद भी जवाब नहीं आया, तो ईशान के चेहरे पर गुस्से की झलक आ गई। वो बच्चा मुझे इतना परेशान क्यों करता है। लेकिन उसी पल उसने खुद को शांत किया। गुस्सा बाद में कर लूंगा, पहले उसे ढूंढना जरूरी है। उसने फोन से लोकेशन ट्रैक किया और जब देखा कि लोकेशन उसके घर का ही है, तो बिना एक पल सोचे कॉलेज से सीधे निकल गया। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही ईशान के कदम थोड़े रुक गए। वो सोचने लगा, क्या कहूंगा उसके घर वालों से। ऐसे अचानक आ गया हूँ, पहली बार तो इस तरह आया हूँ जब यश घर पर नहीं है। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अंदर गया। अंदर उसे यश के डैड राजवीर मिल गए। राजवीर को देखकर उसने हल्की सी झिझक के साथ कहा, सॉरी इतनी सुबह सुबह आने के लिए, लेकिन मैं यश से मिलने आया हूँ। राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा, यश तो थोड़ी देर पहले ही निकल गया था। ये सुनते ही ईशान के चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन उसने खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, ठीक है अंकल, मैं फिर बाद में आता हूँ। वो वहां से निकल गया, पर अंदर से उसका मन बेचैन हो उठा था। उसने यश को हर जगह ढूंढा जहां वो जा सकता था, कॉलेज के पास की सड़कें, पार्क, पुराना कैफे, पर कहीं भी यश नहीं था। लास्ट लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, पर अब फोन बंद बता रहा था, जिससे लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा था। वह बार बार नायरा को भी कॉल करता, नायरा, यश आया क्या, पर हर बार वही जवाब नहीं। उसकी बेचैनी अब डर में बदल रही थी। वो खुद ही कार ड्राइव कर रहा था, स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसे अचानक याद आया, यश की कार, अगर वो कहीं गया है तो कार जरूर साथ होगी। उसने तुरंत अपने दोस्त युवराज को कॉल किया, जो मुंबई का आईपीएस ऑफिसर था। इंस्पेक्टर युवराज नाम सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता था। स्मार्ट, चार्मिंग और बेस्ट शूटर, एक नज़र में सबकी सच्चाई पकड़ लेने वाला। पर जो उसे करीब से जानते थे कि उसके सख्त चेहरे के पीछे एक फनी और दिलदार इंसान छुपा है। वह अपने बड़े से केबिन में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था, तभी उसके फोन पर ईशान का नाम चमका। वो हंसते हुए बोला, इतने दिनों बाद कॉल आया है, मतलब बात यश की ही होगी। वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ईशान की बेचैन आवाज सुनाई दी, युवराज, यश मिसिंग है, उसकी कार का नंबर ट्रैक करो जल्दी। इतना कहकर ईशान ने कॉल काट दिया। युवराज झुंझलाया, आईपीएस ऑफिसर हूं मैं, और ये मुझसे ऐसे बात करता है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो खुद से बोला, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है किसी के लिए, जितना ईशान है यश के लिए। उसने तुरंत सिस्टम खोला और यश की कार ट्रैक की। लोकेशन भेजते हुए वो हल्के से मुस्कुराया, जा पगले, अपने प्यार को ढूंढ ले।
लोकेशन देखकर ईशान बुदबुदाया, वो वहां क्यों गया, वो भी मेरे बिना। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और स्नेह साथ झलक रहा था। कुछ ही देर में ईशान वहां पहुंच गया, वही पुराना फार्म हाउस जहां वो कभी यश को लेकर आया था। गेट के बाहर सीढ़ियों पर नजर पड़ी। यश वहां बेड के ऊपर सिर रखकर गहरी नींद में सो रहा था। चेहरे पर मासूमियत, सांसें शांत, जैसे सारी दुनिया से बेखबर हो। ईशान का दिल भर आया। देखो तो इस मासूम को, मेरा चैन और सुकून बर्बाद कर खुद कितनी शांति से सोया है। वो धीमे कदमों से गया, उसके पास बैठ गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। धीरे से उसके बालों को सहलाया, उस स्पर्श में सारा प्यार था जो वो कह नहीं पाया था। फिर अचानक उसकी नजर यश की उंगली पर पड़ी जहां थोड़ा सा खून लगा था। वो चौंका, फिर धीरे से उसका हाथ उठाया और उसकी उंगली को अपने होठों से लगाकर उसका खून चूसने लगा, मानो अपने प्यार के दर्द को खुद में समेट लेना चाहता हो। इतने में यश की नींद खुल गई। वो आंखें मलते हुए मुस्कुराया और ईशान की आंखों में देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग ईशान। ईशान हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग कहो बेबी बॉय। ये सुन यश घबरा कर उठ बैठा और झट से कहता है, क्या, मैं कब से सोया था और तुम यहाँ कैसे आए? ईशान ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? ईशान की बात सुन यश ने उसका हाथ हटाते हुए मुंह फेर लिया और चिढ़े आवाज में बोला, बॉयफ्रेंड बने कुछ दिन नहीं हुए और तुम अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। ईशान झल्ला उठा और यश को घूरते हुए कहा, अब गिरगिट थोड़ी हूं जो रंग बदल लूं। इतना बोल ईशान खड़ा हुआ और चाबी निकाल दरवाजा खोला और खोलते हुए ही कहा, अब बैठे क्यों हो, चलो अंदर। पर यश अब भी मुंह फुलाए बैठा था, तो ईशान ने झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब तो चलोगे ना? यश चौंक पड़ा, अरे क्या कर रहे हो, गिरा दोगे मुझे, छोड़ो। ईशान यश की बातों को इग्नोर कर हॉल आया और उसे हॉल के सोफे पर पटक दिया। वही यश चीख पड़ा, आह मेरी कमर। वही ईशान हंसते हुए बोला, कितने भारी हो गए हो बेबी बॉय, क्या खाते हो दिन भर? यश ने हैरानी से कहा, भारी और मैं? अपनी आंखों का इलाज कराओ मिस्टर ईशान कश्यप, जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है तुम्हें। वो आंखें रोल करते हुए आगे बोला, अगर इतना ही भारी लगता हूं तो उठाया क्यों? ईशान ने लाइट ऑन की, दरवाजा बंद किया और कहा, क्या करूं, मेरा बेबी बॉय है ही इतना जिद्दी। यश अब भी नाराज था, मैं अब भी तुमसे नाराज हूं। ईशान ने कंधे उचका कर कहा, तो मैं क्या करूं? यश ने गुस्से में ईशान को घूरते हुए कहा, मुझे मनाओ, बॉयफ्रेंड हूं तुम्हारा। ईशान मुस्कुराया, धीरे से उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो बताओ कैसे मनाऊं तुम्हें? यश बोला, मैं जो मांगूंगा वो दोगे तो मान जाऊंगा। ईशान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मानकर तो देखो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। यश ने मासूमियत से कहा, मुझे आसमां से चांद और तारे तोड़कर दो, फिर मैं मान जाऊंगा। ईशान हैरान रह गया, भगवान थोड़ी हूँ जो पूरा आसमां तुम्हारे नाम कर दूं। यश ने मुंह फुलाया, तो भूल जाओ मुझे, और वो ऊपर रूम की तरफ चला गया। ईशान मुस्कुराया, अब इसे मैं चांद तारे कहाँ से ला दूं? उसकी मुस्कान में प्यार और बेबसी दोनों थे। दूसरी तरफ मेहिका अपनी कोचिंग से बाहर निकली थी। शाम की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। वो थोड़ी थकी हुई पर सुकून में थी, तभी सामने से आयुष आ गया। वो उसके रास्ते में आकर बोला, तो तुम मेरे साथ कहाँ चलोगी? मेहिका ने ठंडे लहजे में कहा, कहीं भी नहीं, और साइड होकर आगे बढ़ गई। तभी एक काले रंग की कार उसके सामने आकर रुकी। वो आहान था। उसने विंडो नीचे की और कहा, बैठो अंदर। मेहिका झिझकी, पर पीछे मुड़ी तो आयुष को देख लिया। आहान की कार उसके लिए अब एक सेफ जगह लग रही थी, तो वो बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई। आयुष ने मुट्ठी भींची, उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगा। इस बार नहीं आहान, मेहिका को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। कार में सन्नाटा छाया था। थोड़ी देर बाद मेहिका बोली, कार रोको। आहान ने उसे देखा, क्या हुआ? अभी तो घर भी नहीं आया। मेहिका ने गुस्से से कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना। उसकी रूखी आवाज सुनकर आहान का दिल टूट गया। उसने धीरे से कार रोकी और बहुत कोमलता से कहा, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मुझे माफ मत करो, पर प्लीज मुझसे नफरत मत करो। तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेहिका ने कुछ नहीं कहा, बस उतर गई। एक ऑटो रोका और उसमें बैठकर चली गई। आहान वहीं खड़ा रह गया, बस उसकी परछाई को जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में सन्नाटा था, होठों पर टूटी सी मुस्कान। वो पास के कॉफी शॉप में जाकर बैठा, कॉफी ऑर्डर की, पर स्वाद महसूस ही नहीं हो रहा था।
उसी वक्त उसकी नज़र पास की टेबल पर बैठे अबीर पर पड़ी। वो अकेले लैपटॉप में झुका हुआ था, बाल माथे पर बिखरे, आंखों में मासूम एकाग्रता थी। आहान उसे देखता रह गया, पता नहीं क्यों, पर उसमें एक अपनापन महसूस हुआ। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा।